वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी सिंध आक्रमण हुए हैं, अरबों का जो आक्रमण हुआ है भारत में, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, डेली दोपहर 1 बजे ये क्लास देख सकते हैं जिसमें जीएस सेक्शन में कवर कर रही हूँ आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जैसे कि आरओई एग्ज़ाम है, यूपीपीसीएस एग्ज़ाम्स हैं। इन सभी को टारगेट करते हुए क्लासेस दी जा रही हैं। रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों क्लासेस फॉलो करते रहिए और इसके साथ में अगर आप पेड कोर्स पे इंटरेस्टेड हैं या फिर जो अभी आपके पास समय है, खासकर आरओई एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो आपको क्रैश कोर्स अवेलेबल कराया गया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पे। आप वहाँ से अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। तो गूगल प्ले स्टोर से आप सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जो भी कोर्स परचेज कर रहे हैं, ज्ञान से कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा, डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए अभी आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना है, इसके लिए आप अपना देख लीजिए आपकी प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है। क्वेश्चंस जो रात को कराए जा रहे हैं उनको कीजिए और देखिए आपका लेवल क्या है, आप उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है, पैटर्न है, इसको फॉलो कीजिए, ना कि आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी ना हो। तो आपको कंटेंट वही चूज़ करना है, कोर्स वही चूज़ करना है जो आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। और आपको पता है यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी द्वारा कराया गया कोई भी एग्जाम हो जिसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो कंटेंट है वो आपको मैच करता हुआ ही मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है मैंने, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अरबों की सिंध विजय की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसमें हमें समझना होता है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो हिंद, जिसे भारत को हिंद पहले बोलते थे, इसकी जनता के संदर्भ में जो हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वो अरबों द्वारा ही किया गया था। तो भारत पर जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो 711 ईस्वी में हुआ था और अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान भेजा गया था, लेकिन वो पराजित हो गया था और मार डाला गया था। तो दूसरा अभियान समुद्री मार्ग से बुदैल के नेतृत्व में भेजा गया था। इसके साथ ओमान से आया था, नौसेना भेजी गई थी, तो बुदैल भी पराजित हुआ था, वो भी मारा गया था। इराक के हाकिम अज हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली थी। सिंध में इस समय चच के पुत्र दाहिर का शासन था और वो द्वारा सिंध विजय का विस्तृत जो वृत्तांत है वो चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। यह अरबी भाषा में लिखित ग्रंथ है और बाद में अबू बकर कुफी ने नासिरुद्दीन कुबाचा के समय उसका फारसी में अनुवाद भी किया था। अब ये मोहम्मद बिन कासिम के प्रमुख अभियान कौन कौन से हैं तो वो भी देख लीजिए। देवल या दाभोल का, तो यहीं पर सर्वप्रथम कासिम ने जजिया लगाया था। फिर देवल के बाद कासिम ने नीरून, सहवान और सीसम पर सफल आक्रमण किया और सहवान का शासक दाहिर का चचेरा भाई जो था वो बजहरा था। राबर सीसम जीतने के बाद कासिम ने राबर जीता और राबर में दाहिर लड़ता हुआ मारा गया था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी जो थी रानी बाई, इसने अरबों के खिलाफ मोर्चा संभाला था, लेकिन स्वयं को जब हारता देखा तो जौहर कर ली थी। फिर ब्राह्मणवाद के बारे में बात की जाए तो यहाँ दाहिर का पुत्र जयसिंह लड़ा था और युद्ध के पश्चात उसने इस्लाम ग्रहण कर लिया था। अलोर या अरोर, ब्राह्मणवाद के बाद दाहिर की राजधानी अलोर को जीता गया था और अरोर विजय ही सिंध विजय को पूर्णता प्रदान करता है। फिर मुल्तान आ जाता है, तो अलोर विजय के बाद कासिम ने सिक्का और मुल्तान को जीता था। सिक्का स्थान के व्यापारियों ने स्वयं ही सामूहिक रूप से मोहम्मद बिन कासिम को अपना स्वामी मान लिया था। मुल्तान कासिम की अंतिम विजय थी। यहाँ से इतना सारा सोना मिला कि मुल्तान का नाम सोने का नगर या स्वर्ण नगर रख दिया गया था। इससे रिलेटेड कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि सिंध विजय के बाद 713 ईस्वी में मीर कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया और 2 माह के घेरा के बाद वह मुल्तान पर विजय प्राप्त करने में सफल हुआ। कनौज विजय के लिए उसने अबू हकीम के अधीन 10,000 अश्वारोही सेना भेजी, किंतु इस योजना के कार्यान्वयन से पूर्व ही मीर कासिम का अंत हो गया था। फिर 714 ईस्वी में खलीफा वलीद की मृत्यु के बाद नया खलीफा बना था सुलेमान और ये हज्जाज का शत्रु भी था। तो मीर कासिम हज्जाज का भतीजा और दामाद था। तो सुलेमान के पश्चात उमर द्वितीय खलीफा बना था जो कि 717 से 720 तक रहा था और उसके समय में ही जयसिंह ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था, ठीक है। अगला खलीफा बनता है हिसाम 724 से 743 ईस्वी तक। इसके समय में ही जयसिंह ने इस्लाम धर्म त्याग दिया था।
हिसाम के समय जुनैद सिंध का गवर्नर नियुक्त किया गया था। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय जो हिंदू शाही राज की राजधानी थी वो उद्भांड थी और हिंदू शाही राज्य मुस्लिम आक्रमण का प्रथम शिकार हुआ था। अलबरूनी के अनुसार बात की जाए तो हिंदू शाही वंश के शासक कुषाण नरेश थे कनिष्क, ये इनके वंशज थे। नाफ्था और मैंगोनेल्स का प्रयोग सबसे पहले सिंध 712 में ही किया गया था। पैगंबर मोहम्मद साहब की जो जीवनी है वो नादे मोहम्मदी को जियाउद्दीन बर्नी ने संकलित किया था। ये प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा। अरबों के भारत आक्रमण के विषय में पर्याप्त जो जानकारी है वो 9वीं शताब्दी में बिलायरी कृत एक पुस्तक है किताब कुतुल अल बलदान, ठीक है। 1216 ईस्वी में फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक चशनामा में भी जो भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था इसकी विस्तृत जानकारी मिलती है। तो चशनामा अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है, इसमें ये जो अरब आक्रमण हुए इनकी जानकारी मिलती है। मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक थी तबकाते नासिरी, ये नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है। मुल्तान को अरब यात्रियों ने क्या कहा है, स्वर्ण गृह कहा है। महमूद गजनी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का जो नेतृत्व जयपाल ने किया था और जयपाल ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। सिंध नदी के तट पर महमूद गजनवी से ये जो पराजित होने वाला भारतीय राजा था वो आनंदपाल था। चौहान वंशी राजा पृथ्वीराज चौहान ने राय पिथौरा दिल्ली में अपना सिंहासन रोहण कराया था। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कदम्बवास था। इसके बाद जो अगला आक्रमण होता है वो गजनवी और गोरो राजवंश का होता है। तो देखिए, भारत में जो तुर्कों का आक्रमण है 2 चरणों में हुआ। पहला चरण था जिसमें नेता महमूद गजनवी था और दूसरे चरण का नेता था मोहम्मद गोरी। तो इतिहासकार मोहम्मद हबीब ने तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजय को शहरी क्रांति या ग्रामीण क्रांति के रूप में रेखांकित किया है। तो लेनपुल ने तुर्कों के प्रसार को अद्वितीय आंदोलन कह करके संबोधित कर दिया। सबसे पहले जानते हैं महमूद गजनवी के बारे में। तो यह किसका था, तो ये यामिनी वंश का था। इसने कई उपाधि ले रखी थी जैसे कि यमीन उद्दौला, यमीन उल मिल्ला, इसको बोलते हैं मतलब मुसलमानों का संरक्षक। तो बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने यह उपाधि उसे दी थी और इसी के कारण उसका जो वंश यामनी नाम से विख्यात हुआ था। फिर सुल्तान आजम की उपाधि इसने धारण की थी और पहला शासक भी था जिसने सुल्तान आजम की उपाधि ली थी। इस्लाम का नायक भी कहा जाता था और ये इतिहासकारों ने कहा, जो मध्यकालीन इतिहासकार हैं उन्होंने कहा इस्लाम का नायक, ठीक है। फिर अव्यमेक्तम मोहम्मद अवतर, उसके चांदी के सिक्कों पर यही लेख उत्कीर्ण किया गया है। और बुद्ध शिकन अर्थात मतलब ये मूर्ति भंजक था, मूर्ति को तोड़ने वाला, और गाजी, ये सारी उपाधि इसने ली थी। महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था, ठीक है। इसका तुर्कदास था जो गजनी वंश का संस्थापक था अल्पतगीन, और गुलाम पिराई ये अल्पतगीन का क्या था, उत्तराधिकारी था। सुबुक्तगीन जो था वो गुलाम पिराई का उत्तराधिकारी था और अल्पतगीन का गुलाम और दामाद था सुबुक्तगीन, ये गजनी का शासक बना था। और सुबुक्तगीन ने यामनी वंश के बीच नींव रखी थी 977 ईस्वी में। फिर 1001 ईस्वी में गजनवी का पहला आक्रमण शाहियों पर हुआ था। फिर 1004 ईस्वी में गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया और इस समय मुल्तान पर शिया कर्माथियों का शासन था और उसका शासक था अब्दुल फतेह दाऊद। फिर 1010 ईस्वी में गजनवी ने नगरकोट को लूटा था और 1010 में तलवाड़ी युद्ध में हिंदुओं के संघ को परास्त किया था। अभी जो डेट्स दी गई हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि अगर क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आएगा ना इनके क्रम में तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। फिर 1014 ईस्वी में थानेश्वर के चक्र स्वामी मंदिर को लूटा। 1015 ईस्वी में कश्मीर में लोहकोट लोहारिन दुर्ग को जीतने में ये असफल रहा था। 1018 ईस्वी में पहली बार इसने घाटी में प्रवेश किया था और क्रमशः बरन जो कि बुलंद शहर है, फिर मथुरा, वृंदावन, कन्नौज इन पर हमला किया और महमूद ने गंगा घाटी में कुल 3 बार आक्रमण किए थे। 1019 ईस्वी में महमूद ने कालिंजर दुर्ग पर घेरा डाला था। 15 किले इनाम में मतलब दिए गए थे। विद्याधर के महमूद की प्रशंसा में जो गीत लिखा था तो महमूद को इसने दिया था। फिर 1022 ईस्वी में पंजाब का गजनी साम्राज्य में विलय हो गया। 1025 में डेट इंपॉर्टेंट है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर महमूद का आक्रमण हुआ था। और 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों को दंड देने हेतु गजनवी अंतिम बार भारत आया। फिर 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी और महमूद गजनवी जन्मजात सेनापति था। फिर कुल आक्रमण अगर बात की जाए तो सर हेनरी इलियट के अनुसार गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। 1000 ईस्वी से लेकर के 1026 के बीच कुल 17 बार आक्रमण भारत पर महमूद गजनवी द्वारा किए गए थे। महमूद गजनवी के दरबार के विद्वान की बात की जाए तो पहला ये जो अबू नस्र
उद्बी था। तो हमलावर दरबारी इतिहासकार जिसने अपनी तारीख यामनी या किताब यामनी में 1000 ईस्वी से महमूद गजनवी के ज़्यादातर हमलों का उल्लेख किया है। फिर ख्वाजा अहमद, ये महमूद गजनवी का वजीर था। फिरदौसी, ये भी एक इतिहासकार था। तो इसने फारसी में पद्य में 1000 छंदों वाली शाहनामा महमूद गजनवी के आदेश पर लिखी है और उसे फारसी का होमर कहा जाता है। शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी ने। अबुल फजल बैहाकी, ये तारीख सुबुक्तगीन का लेखक था और इसको लेनपुर ने पूर्व का पेप्स कहा है। अलबरूनी, इसने राज्य ज्योतिष लिखी। फराबी ने दर्शन शास्त्र का, मतलब ये राज्य ज्योतिष था। अलबरूनी, माफ कीजिएगा। फराबी दर्शन शास्त्र का विद्वान था। तुसी खुरासनी विद्वान था। और उसरी जो था, ये महान शिक्षक और राजकवि उसरी का मुँह 3 बार महमूद गजनवी ने इसका मोतियों से भरा था, मतलब इसको इनाम दिए थे। फारूकी, ये दरबारी कवि था। महमूद गजनवी के समय कुछ समकालीन शासक थे, जैसे कि कश्मीर में 1003 ईस्वी तक दिद्दा का शासन रहा। तदुपरांत संग्राम राज रहे। इन्होंने लोहार वंश की स्थापना की थी। तो संग्राम राज का जो शासन था वो 1003 से 1028 ईस्वी तक रहता है। नेक्स्ट है परमार भोज, ये महमूद गजनवी का समकालीन था। बंगाल में महिपाल शासक था। चोल में राजराज प्रथम 1015 ईस्वी तक शासक रहा। तदुपरांत महमूद गजनवी का समकालीन था चोल शासक राजेंद्र प्रथम 1015 से 1044 ईस्वी तक। तो आपको याद रखना, चोल का कौन शासक था, किसके समय पर? महमूद गजनवी के समय पर। बंगाल में कौन था? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इससे आगे जो मोहम्मद गोरी के बारे में हमें पढ़ना है वो मैं अगली क्लास में कवर कर दूंगी। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को भी शेयर करते रहिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।